खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर में एहसास कैश प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में 1,38,000 खानदानों तक एहसास प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे। 12 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड देंगे। हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो सकेगा। मुस्तहिक अफराद की मदद करने पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म के सरकार के कश्मीरियों पर जुल्म से पर्दा उठाया। कहा, मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर दी है। मकबूजा कश्मीर में हर रोज कोई ना कोई नौजवान शहीद किया जाता है। मोदी मकबूजा कश्मीर में सोची समझी साजिश के तहत जुल्म ढा रहा है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कश्मीरियों से खिताब किया और इसके साथ साथ उनका कहना था कि 12 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो सकेगा। मुस्तहिक अफराद की मदद करने पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म के सरकार के कश्मीरियों पर जुल्म से पर्दा उठाया। कहा, मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में हर रोज कोई ना कोई नौजवान शहीद किया जाता है। मोदी मकबूजा कश्मीर में सोची समझी साजिश के तहत जुल्म ढा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वजीर रेलवे शेख रशीद से टेलीफोनिक कर राब्ता। आर्मी चीफ ने शेख रशीद को कोरोना से सेहतयाबी पर मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर रेलवे शेख रशीद को 2 हफ्ते आराम का भी मशवरा दिया। वजीर रेलवे ने सेहतयाबी की दरियाफ्त पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, सेहत दरियाफ्त करने पर आपका मशकूर हूं। मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत ज्यादा ख्याल रखा। शेख रशीद ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ हफीज शेख कासिम सलीम बाजवा ने ML मंसूबा कामयाब बनाया। रेलवे अपने पांव पर खड़ी होने जा रही है। 16 साल कबल ML1 पर दस्तखत किए। आज इमरान खान की क़यादत में ML1 बनने जा रहा है। 9 जुलाई को एक्निक में ML1 पेश होगा। शेख रशीद ने कहा कि महकमा रेलवे में 1 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगे। तमाम नौजवानों को मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेलीफोनिक राब्ता किया शेख रशीद से। हाल ही में शेख रशीद सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और उसके बाद आज आर्मी चीफ की जानिब से उनको टेलीफोन किया गया। शेख रशीद ने उनका शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा भी दिया। शेख रशीद अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं मशकूर हूं कि आपने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। इसके साथ साथ शेख रशीद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी दी और इसके साथ साथ शेख रशीद ने उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख रशीद को टेलीफोन किया और उनसे खैरियत दरियाफ्त की। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। वजीर आजम इमरान खान अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में रास्ते हमवार होने जा रहे हैं। शेख रशीद का रेलवे में 1 लाख नौकरियां देने का भी ऐलान। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ हफीज शेख कासिम सलीम बाजवा ने ML1 मंसूबा कामयाब बनाया। रेलवे अपने पांव पर खड़ी होने जा रही है और 16 साल कबल ML1 पर दस्तखत किए। आज इमरान खान की क़यादत में ML1 बनने जा रहा है। 9 जुलाई को एक्निक में ML1 पेश होगा। शेख रशीद ने कहा कि महकमा रेलवे में 1 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगे और तमाम नौजवानों को मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि कुछ नहीं होने जा रहा। वजीर आजम इमरान खान अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में रास्ते हमवार होने जा रहे हैं। शेख रशीद का रेलवे में 1 लाख नौकरियों का भी ऐलान। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ML1 ख्वाब था उनका कहना था और शेख रशीद ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ हफीज शेख कासिम सलीम बाजवा ने ML1 मंसूबा कामयाब बनाया और रेलवे बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि 9 जुलाई को एक्निक में ML1 मंसूबा जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली भी आएगी। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शेख रशीद का यह भी कहना था। वज़ीर आज़म इमरान खान अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। कौमी असम्बली चैम्बर में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें हुई। कहा, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। तमाम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली चैम्बर में PTI अरकान और असम्बली और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की।
वजीर आजम ने कहा कि पार्टी में इख्तलाफात का तासुर दुरुस्त नहीं है, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वजीर आजम ने कहा कोरोना पर जल्द काबू पा लेंगे। अरकान असम्बली की अदम मुशावरत और तरक्याती फंड्स फराहम न करने पर वजीर आजम से गिले शिकवे भी हुए। मुलाकात करने वालों ने वजीर आजम को अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम ने अरकान असम्बली को तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम ने कहा कोरोना वबा के बायस तरक्याती फंड्स रोके गए हैं, हालात बेहतर होते ही तरक्याती फंड्स का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। जो आपको बताएं कि इस वक्त आज मुलाकात की है अरकान असम्बली से और उनके तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ जो अरकान असम्बली थे उनके कुछ गिले शिकवे थे जो इमरान खान से किए, वज़ीर आज़म से किए, और उनका कहना था कि उनके हल्के में तरक्याती काम नहीं हो रहे और अवाम का मुतालबा है कि तरक्याती काम भी करवाए जाएं। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से तरक्याती काम ठप हुए और फंड्स रोक लिए गए, लेकिन अब फंड्स का इजरा जल्द किया जाएगा और अवाम को तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी और इसके साथ साथ तरक्याती काम मुख्तलिफ हल्कों में जो है वो भी शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ तमाम हल्कों में बिला तफरीक काम भी करवाएंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। कश्मीर में नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है। भारतीय फोर्सेज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कश्मीर कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। 1990 से अब तक लाखों कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया। कश्मीरी अवाम 5 अगस्त के लॉकडाउन का शिकार हैं। कोरोना के बायस कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। कोरोना के बावजूद कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। शिबली फराज ने आज ब्रीफिंग देते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर सेमिनार में उन्होंने गुफ्तगू की और उनका कहना था कि कश्मीरियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि 5 अगस्त से कश्मीरी लॉकडाउन का शिकार हैं और कोरोना के बायस उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। भारत कश्मीरी पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी रखे हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग, पाकिस्तान का मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। भारत की इश्तिआल अंगेजी खित्ते में अमन और सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको बताएं कि तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि इस वक्त सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और आज भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा में तलब किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का मामला, पाकिस्तान का मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज, भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी हुई है। एक अफसोसनाक खबर आपको दें, साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सैयद मुनव्वर हसन ने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। सैयद मुनव्वर हसन 1977 में कराची से कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। सैयद मुनव्वर हसन 1993 में जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बने। सैयद मुनव्वर हसन 2009 में जमात इस्लामी के चौथे अमीर भी मुकर्रर हुए। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। 1967 में जमात इस्लामी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और 1977 में कराची से ही कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1993 में जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बने और 2009 में जमात इस्लामी के चौथे अमीर भी मुकर्रर हुए। सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर लाखों कारकुनों का इजहार अफसोस। मुनव्वर हसन एक जद्दोजहद का नाम था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है उनका ये कहना है। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मुनव्वर हसन एक जद्दोजहद का नाम था। अमीर जमात इस्लामी का कहना है मुनव्वर हसन का खला कभी
पुर नहीं हो सकेगा। मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। वो कराची से कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए और इसके साथ साथ 1977 से जो है वो जमात इस्लामी से 1967 से जमात इस्लामी से वाबस्ता हुए और 1977 में वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इस वक्त लाखों लोग हैं उनके परस्तार जो कि इस वक्त अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर लोगों की तरफ से, दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी उनकी वफात पर अफसोस का इजहार किया गया और उनके इंतकाल पर ताज़ियत का भी इजहार किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। बजट को मुस्तरद करने और अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किए गए कौमी बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तेफाक किया और अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने मिजाज पुरसी और नेक तमन्नाओं पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके वालिद की सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आपको यहां पर अहम खबर से अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी सफीर ने खित्ते में क़याम की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जापानी हुकूमत के इक़दाम की तारीफ भी की। अहम खबर से आपको आगाह करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी सफीर ने खित्ते में क़याम की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जापानी हुकूमत के इक़दाम की भी तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी सफीर ने खित्ते में क़याम की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जापानी हुकूमत के इक़दाम की भी तारीफ की। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। पहले 30 जून तक 3 लाख केसेस मुतवक्के थे, अब कम होकर 2,25,000 हो गए। विफाकी वजीर असद उमर की मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पिछले 2 हफ्ते में हालात में बेहतरी आई है और मजीद भी आएगी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि हमने 14 जून को हकाइक सामने रखे थे और अंदाजा था कि 30 जून तक कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन आज इजलास में हमने माहिरीन की राय का जायजा लिया और अब मुतवक्के केसेस की तादाद कम हो गई है। जो 3 लाख तक पहुंचने का खदशा था वो 2.25 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। असद उमर ने बताया कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो वबा तेजी से फैल सकती है और हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अगर सब लोग सही काम करें और हुकूमत समेत सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो फैलाव को रोकने में खातिर खाए कामयाबी हो सकती है। अगर हम सब अपना किरदार अदा करें तो वबा के फैलाव को कंट्रोल किया जा सकता है। विफाकी वजीर का कहना था कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। सूरत हाल ऐसी नहीं कि सेहत का निज़ाम मफलूज होता नजर आए। कोशिश कर रहे हैं कि कारोबार जिंदगी भी चलता रहे, गरीब लोग भी मुतासिर ना हो और हम आवाम की सेहत की हिफाजत भी करें। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3,962 हो गई। एक ही रोज में 2,775 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,95,745 हो गई।
2765 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 84,167 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 59 मरीजों की जिंदगियां निगल लीं। सिंध में 1178, पंजाब में 1629, खैबर पख्तूनख्वा में 879, बलूचिस्तान में 109, गिलगित बल्तिस्तान में 23, आजाद कश्मीर में 25 और इस्लामाबाद में 119 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 2775 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 71,987, सिंध में 75,168, खैबर पख्तूनख्वा में 24,303, बलूचिस्तान में 9,946, गिलगित बल्तिस्तान में 1,398, इस्लामाबाद में 11,981, आजाद कश्मीर में 962 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,87,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 95,65,000 तक जा पहुंची। 52 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,87,000 जिंदगियां निगल चुका। मरीजों की तादाद 95,65,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,26,780, ब्राजील में 55,054, बरतानिया में 43,230, इटली में 34,678, स्पेन में 28,330, फ्रांस में 29,752 अफराद हलाक हो चुके हैं। लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को बचाने के लिए उसकी मेजर सर्जरी भी होती है, उसकी रेडिएशन भी होती है और इसकी कीमो भी होती है। तो हमने ये रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया है। जहां कुछ गलत हो रहा था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि पिछले दौर में पिछले चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए PIA के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिग्री चेकिंग का हुक्म दिया था और उस पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ और उस वेरिफिकेशन प्रोसेस में 648 लोग 2019 तक और उसमें केबिन क्रू 119 लोग, कॉकपिट क्रू 16 लोग, इंजीनियरिंग से तल्लुक़ रखने वाले 98 लोग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के 415 लोग, टोटल 648 लोग। तो ये जेली डिग्रियों वाला सिलसिला पिछले चीफ जस्टिस के सुओ मोटो, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो फिर जब पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई तो मैं पायलट्स की तादाद भी बताता हूं कि टोटल कमर्शियल पायलट्स जो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं वो 753 हैं जो सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तानी पायलट्स जो फॉरेन एयरलाइंस में सर्व कर रहे हैं वो 107 हैं, टोटल 860 हो गए। अब पाकिस्तानी एयरलाइन में जो पायलट्स काम कर रहे हैं, PIA में 450 पायलट्स काम कर रहे हैं, 450। एयर ब्लू में 87 पायलट्स काम कर रहे हैं, सरीन एयर में 47 पायलट्स काम कर रहे हैं, एक्स शाहीन एयरलाइन में 68 pailets थे और मुख्तलिफ एयरलाइंस में, चार्टर एयर फ्लाइट्स में, प्राइवेट एयरलाइंस में, फ्लाइंग क्लब्स में 101 के लगभग पायलट्स काम कर रहे हैं और टोटल उनकी तादाद 753 है। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं
اب ان کے میں نمبرز دے رہا ہوں. 121 پائلٹس ایسے ہیں جن کے فرانزک انکوائری کے تحت پتہ چلا ہے کہ ایک پیپر بوگس تھا کہ ان کی جگہ, یہ میں بریک اپ دے رہا ہوں کہ کسی نے بیٹھ کے پیپر دیا. 2 بوگس پیپروں والے 39 پائلٹ, 3 بوگس پیپر والے 21 پائلٹ, 4 بوگس پیپر والے 15 پائلٹ, 5 بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ, 6 بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ, 7 بوگس پیپر والے 10 پائلٹ اور 8 بوگس پیپر والے 34 پائلٹ. ٹوٹل 8 ہیں پیپرز, اور 8 کے 8 جس کے بوگس ہیں, جن کی جگہ کسی پراکسی نے بیٹھ کے پیپر دیے, وہ 34 ہیں. تو اس طرح ٹوٹل بن جاتے ہیں 262. پھر ٹائپ آف لائسنسز بھی ہوتے ہیں. ایک کو سی پی ایل کہا جاتا ہے, کمرشل پائلٹ لائسنس, اور دوسرے کو اے ٹی پی ایل کہا جاتا ہے, ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس. تو سی پی ایل 109 ہے اور اے ٹی پی ایل 153 ہے. اب یہ سارے مشکوک لائسنسوں والے, سسپیکٹڈ, ان کی لسٹیں ہم نے تمام متعلقہ اداروں کو, یہ لیٹر میرے سامنے موجود ہے, کہ سب سے پہلے چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے کراچی کو لیٹر لکھا گیا اور ساتھ لسٹ لگائی گئی 141 لوگوں کی. یہ لسٹیں میرے پاس موجود ہیں جو اب ویب پہ اویلیبل ہیں. 141 پائلٹس کی لسٹ, جو سی اے کا نمبر ہے, رجسٹریشن نمبر, وہ بھی دے دیا, جو پی آئی اے کا آئی ڈی نمبر ہے وہ بھی دے دیا, ان کا لائسنس اے ٹی پی ایل تھا یا سی پی ایل تھا وہ بھی دے دیا, یا اس کے علاوہ ان کی کوئی ایڈیشنل کوالیفیکیشن تھی تو وہ بھی انہیں مطلع کر دیا. تو 148 کی لسٹ پی آئی اے کو بھجوا دی گئی کہ ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے. تو یہ پی آئی اے کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا اور لسٹ بھجوا دی گئی. اسی طرح ایئر بلیو کو بھی, جو اس کے 9 پائلٹس ہیں, گو وہ اس سے ڈفر کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ریکارڈ میں 9 پائلٹس کی لسٹ اے ٹی پی ایل ہے یا سی پی ایل ہے, انہیں بھی لیٹر کے ساتھ ہم نے لسٹ بھجوا دی کہ یہ 9 پائلٹس آپ کے سسپیکٹڈ ہیں, ان کے کریڈنشلز مشکوک ہیں, ان سے فلائنگ نہ کروائی جائے. اس کے بعد ہم نے سرین ایئر کو بھی, جو 10 پائلٹس ہیں, سرین ایئر کو بھی ہم نے لسٹ اور لیٹر جاری کر دی ہے کہ یہ 10 پائلٹس کے کریڈنشلز مشکوک ہیں, لائسنسز مشکوک ہیں, اس پہ فرانزک انکوائری ہو چکی ہے, فردر انکوائری پروسیڈنگز جاری ہیں, تو انہیں فلائنگ کی اجازت نہ دی جائے. تو یہ جو ریمیننگ 100 کچھ بچتا ہے, جو ڈیفرنٹ کلبز کے ساتھ ہے, چارٹر فلائٹس میں, پرائیویٹ فلائٹس میں یا فورن ایئر لائنز میں, وہ سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ ان کے نام بھی ڈاؤن لوڈ کر دیے گئے ہیں. اور ابھی چھانٹی کی جا رہی ہے کہ انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس کس ایئر لائن میں وہ کام کر رہے ہیں, انہیں بھی باقاعدہ انفارم کیا جائے گا. لیکن اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ان 100 کچھ لوگوں کے نام بھی, نمبر بھی, اور وہ پوری لسٹ ڈال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کریڈنشل جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہیں, وہ مشکوک ہیں, یہ انڈر کویسچن ہیں, ان کی فرانزک انکوائری ہو چکی ہے, ان کی مزید انکوائریز جاری ہیں. اور صرف یہ نہیں کیا, ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے لوگ انوالو تھے, سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ, لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ, 5 لوگوں کے سسپینشن لیٹر میرے ہاتھ میں ہیں, میرے سامنے ہیں.
ان 5 لوگوں کے جن میں سے میں نام بھی لیے دیتا ہوں: آصف الحق سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ، فیصل منصور انصاری سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ، عبد الرئیس سینئر سپرنٹینڈنٹ ایچ آر، عبد الرئیس، خالد جوید اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن، اور سید عدیل آفتاب گریڈ 2 ایڈمن، اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن۔ یہ 5 لوگوں کی سسپینشن، ان کے خلاف انکوائری، اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمنل انکوائریز بھی ایف آئی اے کو مشورہ کر کے لکھ رہے ہیں کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ آئی ٹی کے لوگ بھی ملوث ہیں، ان کی بھی چھانٹ بیٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جتنے لوگ ایویشن ڈویژن، کل رات بھی ساری رات انہوں نے یہ کام کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اس کے علاوہ 3-4 لوگ آؤٹ سائیڈرز ہیں، متعلقہ اداروں کو ان کے نام بھی دے دیے گئے ہیں جو سول ایویشن اتھارٹی کے امپلائی نہیں ہیں، آؤٹ سائیڈرز ہیں، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 28 ایسے پائلٹس ہیں جن کی تمام انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں، شوکاز انہیں دے دیا گیا تھا، پھر ان کی چارج شیٹ بھی ہو گئی، ان کی پرسنل ہیئرنگ بھی ہو گئی۔ ان 28 میں سے 9 پائلٹس نے کنفیس بھی کر لیا۔ اب ان کے لائسنسز کی کینسلیشن ایشوئنگ اتھارٹی تو سول ایویشن اتھارٹی ہے، لیکن ٹرمینیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو لہذا اس کی منظوری ہمیں فیڈرل کیبنٹ سے لینی ہوگی۔ ان 28 کیسز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیک لائسنسز کنفرم، جن کی تمام انکوائری مکمل ہو چکی ہے۔ اور یہ جو لسٹیں میں نے دی ہیں، انہیں مشکوک کہ ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری شروع ہو چکی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ ناموں میں کمی بھی ہو سکتی ہے، پیشی بھی بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک کی ہمارے پاس یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی، یہ ایکشن تھا جو آپ کو بتانا مقصود تھا، اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ یہ سب کچھ 2018 سے پہلے ہوا۔ 2010 سے لے کے 2018 تک ہوا۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک یہ امتحانات بھی ہوئے اور یہ ریکروٹمنٹ بھی ہوئی۔ ہم تو پچھلے ادوار کے ڈالے ہوئے گند کی صفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا بزنس پلان نیا کیا ہے، اس میں ری اسٹرکچرنگ آف پی آئی اے، جیلی ڈگری والے جیسے میں بتا چکا ہوں 600 کچھ لوگوں کو، جس میں ٹیکنیشین بھی ہیں، کیبن کرو بھی ہے، کاکپٹ کرو بھی ہے، گراؤنڈ ہینڈلرز بھی ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں، انہیں پہلے نکالا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی حکم، لیکن اسکروٹنائز تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے، انہیں ٹرمینیٹ تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے۔ صرف جو ہم نے ان میں سے جن لوگوں کو فارغ کی ہے
ان کی تعداد وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو 2018-2019 میں ہے وہ 280 لوگ، 280 لوگوں کو ہم نے آ کے پہلے فارغ کیا ہے جیلی ڈگری کی بنیاد پہ۔ اب 28 پائلٹ کا کیس جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لائسنسز جیلی تھے، وہ کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ نہ صرف لائسنس کینسل ہوں گے، نہ صرف وہ نوکریوں سے جائیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صفائی کا عمل ہم نے اسی سال، جیسے پوری قوم، پوری دنیا کرونا جیسے موذی مرض کے خلاف لڑ رہی ہے، پاکستانی قوم بھی کرونا جیسی موذی مرض کے خلاف لڑ رہی ہے، اسی طرح اس طرح کی جتنی گندی حرکات ہیں، جیلی ڈگریاں ہوں یا جیلی لائسنس ہوں، آؤٹ آف میرٹ ریکروٹمنٹ ہو، اداروں کے خسارے ہوں، اداروں میں لوٹ مار ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کا مینڈیٹ اس قوم نے ہمیں دی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے جتنی گندگی ہے اس کی صفائی کے بعد 2021 کا سال انشاءاللہ پاکستان کے اداروں کی بہتری کا سال ہوگا، اور پی آئی اے انشاءاللہ تعالی اچھے دنوں والی پی آئی اے ہوگی، 1960 والی، 1970 والی، 1980 والی۔ ہمارے پلان میں یہ شامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی بزنس پلان کے مطابق 2023 تک آج پی آئی اے کا فلیٹ 31 جہازوں پہ مشتمل ہے، انشاءاللہ تعالی اسے ہم نے 45 تک لے کے جانا ہے، نئے جہاز بھی انڈکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو پائلٹ ٹیکنیشین جو بچیں گے وہ یقیناً کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، فلی ٹرینڈ لوگ ہوں گے، ذمہ دار لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پی آئی اے دنیا کی ایک ذمہ دار ایئر لائن کے طور پہ بن کے ابھرے گی۔ تو یہ صفائی کا عمل ضروری تھا، اسے ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ لوگ عدالتوں میں بھی جائیں گے، لوگ پولیٹیشنز کے پاس بھی جائیں گے، اور حقیقت جو ہے کہ جو ہم نے اداروں کو پولیٹیسائز کیا، اداروں میں بے جا مداخلت کی، اداروں میں آؤٹ آف میرٹ جا کے لوگوں کو ہم نے بھرتی کرایا، ان اداروں کی تباہی بربادی کی وجہ یہی بنی۔ ریکارڈ کی بات ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کوئی بھی ادارہ ہے منیمم اس کے لیے 3 سال کسی بھی پوزیشن کے لیے، 10 سالوں میں 7 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوئے۔ جس ملک کے کسی بھی ادارے میں 10 سالوں میں 7 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوں گے، ان میں سے یہ 2 سال یہ بھی ہیں کہ اس چیف ایگزیکٹو کو بھی تبدیل کرنے کے لوگ در پہ تھے۔ تو اس طرح ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم نے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز بھی کرنا ہے، اداروں میں میرٹ بھی لانا ہے، اداروں میں صفائی بھی کرنی ہے۔ تو اس طرح ہمارے ادارے انشاءاللہ تعالی کریڈیبل ادارے بن کے ابھریں گے۔ تو آج کے لیے میں نے یہی کہنا تھا کہ 28 پائلٹس ان کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو چکی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کیبنٹ میں ان کی کینسلیشن ہوگی، ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہوگی، فوجداری کارروائی بھی ہوگی، کہ تمام انکوائریز ان کی مکمل ہو چکی ہیں۔ تو باقی جو پائلٹس ہیں جن کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کی ابھی انکوائری والا پروسیس، شو کاز ابھی انہیں جاری ہونا ہے، چارج شیٹ انہیں ہونی ہے،
ان کی پرسنل ہیئرنگ ہونی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ان کی یہ پروسیڈنگز بھی مکمل ہوں. ان میں بڑھ بھی سکتے ہیں, ان میں کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو پہلے انکوائری ہوئی ہے وہ بھی بالکل فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی. اور باقی جو انکوائری باقی ماندہ ہے وہ بھی فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کا ذکر کیا کہ جی سر یہ بتائیے گا ایک ایمبیگوٹی ہے کہ جو آپ نے پائلٹس کی ڈگری کے بارے میں کہا کہ اکیڈیمک کیریئر کی جو ڈگریز تھی اس پر بھی سوالیہ نشان ہے, اور یا یہ جو پراکسی کے ذریعے اپنے ٹیسٹ جو ان کی فیلڈ سے پروفیشنل ٹریننگ کے جو ٹیسٹ لیے جاتے تھے اس میں یہ ناکام رہے. دوسرا یہ کہ ایک سپریشن ہے انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ اس سپریشن میں پالفا کا پریشر ہے. گورنمنٹ اس پریشر کو کتنا سسٹین کر پائے گی؟ کیا جس طرح انٹرنیشنل فلائٹس اگر بند کر لی جاتی ہیں پاکستان کی کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں پائلٹس ہیں یہ تو فلائی نہیں کر سکیں گے, تو ہم اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سے بائیفرکیٹ کر کے بتایا کہ پہلے جو میں نے بتایا ہے کاکپٹ کرو بتایا ہے, ابھی میں پھر دہرایا دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. یہ سو موٹو ایکشن تھا سپریم کورٹ کا, اور اس کے مطابق ہم نے انکوائری کروائی تو کیبن کرو 119 کی فیک ڈگریز نکلیں. مطلب کسی کی میٹرک ٹھیک نہیں ہے, کسی کی انٹر ٹھیک نہیں ہے, کسی کی گریجویشن کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے, جس میں 16 کاکپٹ کرو بھی تھے, جس میں 98 انجینئرنگ کے لوگ بھی تھے, جس میں 415 جنرل ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی تھے, اور ٹوٹل 648 تھے. اور ان میں سے 280 ہم نے نکالے 2018 سے لے کے 2019 تک. یہ صرف لائسنسز ہیں, ڈگریز والے پہلے جا چکے ہیں. اور ریسنٹلی 4 پائلٹس جو گوسٹ تھے انہیں بھی فارغ کیے, کہ کہیں وہ بیٹھے تھے, کہیں وہ کام کر رہے تھے, تنخواہ وہ پی آئی اے سے لے رہے تھے. 4 پائلٹس کو ریسنٹلی انہیں بھی فارغ کیا ہے. یہ جو پی آئی اے کے 141 اور 9 ایئر بلیو کے اور 10 سرین کے, جنہیں جو لسٹیں بھی میں نے بتائیں, جو لیٹر بھی ہم نے انہیں لکھے, ان سب کے لائسنس مشکوک ہیں. اور پھر میں نے اس کا بریک اپ بھی دیا کہ کتنے لوگوں نے کتنے پیپر, جیسے لاسٹ انفارمیشن کہ ٹوٹل 8 پیپر ہیں, 34 پائلٹ ایسے تھے جن کے 8 کے 8 کسی نے بیٹھ کے دیے. اور یہ ساری فرانسک انکوائری میں یہ چیزیں سامنے آئیں. تو پریشرز یقیناً پریشر